हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक नई अवधारणा, एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। और जो आज का विषय है उसको हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खाइम के रूप में। इमाइल दुर्खाइम बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं और इमाइल दुर्खाइम जो है, इनका जो जन्म है वो 1858 और मृत्यु 1917 इनका कार्यकाल है और फ्रांस से बिलोंग करते हैं इमाइल दुर्खाइम। ठीक है ना। तो इमाइल दुर्खाइम 1858 1917 कार्यकाल और रहने वाले फ्रांस से थे। ठीक है। बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में इनकी जो है नाम जाना जाता है और इनकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस प्रकार हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सारी की सारी किताबें और कुछ ना कुछ उनसे निकल के ही आता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी जो है इनसे संबंधित बातें पूछ ली जाती हैं। तो पहली किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में इन्होंने लिखी है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, 1895 में लिखी है। इसके बाद में लिखी है इन्होंने सुसाइड, आत्महत्या, 1897 में। और इसके बाद एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, धर्म को लेकर के इन्होंने किताब लिखी है और 1912 में। ठीक है ना। और इसके बाद एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922 में लिखी है ये इन्होंने। और उसके बाद जो है इन्होंने लिखी है सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में। और जो इनकी ये वाली बुक है द मॉरल एजुकेशन, ये इन्होंने जो है 1925 में लिखी है। तो कुल मिलाकर के और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी ही पर्याप्त हैं। बस इतनी आप लोग याद कर लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं आगे दुर्खिम की अवधारणाएं, है ना। यानी कि दुर्खिम ने कौन कौन सी बातें बताई, यानी किन किन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं इनकी वो हमने लिखी हैं और उन्हीं पे जो है आगे वाली वीडियोज़ में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और इन चारों पांचों के अलावा भी अगर तुम्हें कोई और टॉपिक दुर्खिम का समझना है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो मैं जो है उस पर भी जो है वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात है नहीं उसमें। ठीक है। तो जो इनकी अवधारणाएं हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामाजिक तथ्य किसको कहते हैं। उसके बाद में सामाजिक एकता, सॉलिडेरिटी, सोशल। और इसके बाद में आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया है और उसके बाद में डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे इनका पहला वाला जो है सामाजिक तथ्य। ठीक है। तो आज जो है हम दुर्खिम की पहली अवधारणा या दुर्खिम का पहला वीडियो जो है हम इस रूप में जो है शुरू करने जा रहे हैं कि जो है सोशल फैक्ट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो सोशल फैक्ट क्या है, क्या बताया दुर्खिम ने, तो उसके बारे में जो है हम आज विस्तार से जानेंगे और सोशल फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र व विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास में निरंतर संघर्ष करने वाले विद्वानों में दुर्खिम सबसे प्रमुख विद्वान है। ठीक है ना। यानी कि समाजशास्त्र को एक तो अगस्ट कॉम्ट ने जो है पहचान दी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया अगस्ट कॉम्ट के बाद दुर्खिम ने, और इन्होंने जो है निरंतर प्रयास के द्वारा समाजशास्त्र को भी जो है एक नई पहचान दी है। कॉम्ट व हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों के विपरीत इनका मत था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का केवल योग नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र विज्ञान है। अगस्त को मतलब दुर्खिम ने बताया कि जो समाजशास्त्र है वो एक स्वतंत्र विज्ञान है, इंडिपेंडेंट साइंस है ये। ठीक है। इसी कारण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी सुनिश्चित व स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। जहां तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रश्न है, दुर्खिम ने यद्यपि इसका अलग से कहीं उल्लेख नहीं किया है, फिर भी आपकी कृतियों से स्पष्ट है कि आप समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। यानी कि ये जो है सोशल फैक्ट को ही जो है इनका अध्ययन वस्तु जो है समाजशास्त्र की, इन्होंने सोशल फैक्ट को मानने का प्रयास किया है। ठीक है। दुर्खिम का मत है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्य पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और यहाँ तक कह दिया कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन विषय है या अध्ययन विषय वस्तु है वो सामाजिक तथ्य ही होना चाहिए। ठीक है। पर ये
सामाजिक तथ्य है क्या, है ना? इसको कैसे समझेंगे कि क्या है सामाजिक तथ्य? तो आइए इस पर विचार करते हैं। सामाजिक तथ्य के बारे में कुछ जानकारी है। तो लिखा है, सामाजिक तथ्यों के संबंध में दुर्खीम का सर्वप्रथम यह निर्णय है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल फैक्ट कंसिडर एज अ थिंग, यानी कि जो वस्तुएं हैं, है ना, उनके जैसा समझना है सामाजिक तथ्यों को। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना है। बहुत बड़ी बात है, ये याद रखने वाली बात है। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। यद्यपि इस कथन का वास्तविक अर्थ आपकी रचनाओं से स्पष्ट नहीं होता, इसका प्रमुख कारण यह है कि दुर्खीम ने वस्तु शब्द का 4 पृथक पृथक अर्थों में प्रयोग किया है ना? यानी कि वस्तु को किस प्रकार से समझें, कौन सी वस्तु, कैसी वस्तु, कहाँ से आई वस्तु, ठीक है? तो उसके विषय में जो दुर्खीम ने 4 पॉइंट्स बताए हैं उसको देखते हैं। ये 4 पॉइंट्स ये है। सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, ठीक है ना? सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि ऐसी वस्तु जिसको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें, उसको सामाजिक तथ्य कहा है इन्होंने, ठीक है? दूसरा क्या है? सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी कि जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तब ये चीजें समझ में आती हैं कि हाँ, किसको सामाजिक तथ्य कहेंगे। तो पहला तो क्या हुआ? पहला हुआ कि इनको बाहरी तौर पर देखा जा सकता है, ठीक है ना? बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा क्या हुआ? अनुभव के द्वारा इनको जो है देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तीसरा क्या है? सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इसका जो अस्तित्व एकदम से मनुष्य पर ही निर्भर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो है सब पर लागू होता है ना? कोई भी सामाजिक तथ्य होगा तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर चीज पर जाएगा या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर उसका वो होगा असर, ऐसा नहीं। ये सब पे लागू होता है और सब पे समान प्रकार से कार्य करता है, ठीक है ना? तो मनुष्य पर निर्भर नहीं होता। चौथा क्या है? सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर देखा ही नहीं जा सकता है, बाहरी तौर पर देखकर ही नहीं जाना जा सकता है, सॉरी, ठीक है? यानी ऐसा नहीं कि हमने इसको देख लिया तो हमारे समझ में आ गया कि ये सामाजिक तथ्य है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट्स है, ये समझने लायक है। आगे क्या है? दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, ये 2-3 चीजें आएंगी निकल करके, ये समझ में आ गई तो बस ठीक है, सामाजिक तथ्य समझ में आ जाएगा। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, व्यवहार के अंतर्गत आती हैं 3 चीजें, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, ठीक है? यानी कि जब हम व्यवहार करते हैं किसी से तो कुछ ना कुछ विचार दिमाग में होता है, कुछ अनुभव होता है और कुछ क्रिया होती है। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, ठीक है? ये सामाजिक व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है, ठीक है? यानी कि अपनी एक्टिंग, फीलिंग और थिंकिंग का जो है हमें क्या करना है? एक वस्तुनिष्ठ रूप में जो है निरीक्षण करना है, ठीक है ना? वस्तुनिष्ठ रूप का मतलब जो चीज जैसी है उसको हूबहू उसी रूप में वर्णन करना। इसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है, ठीक है? वस्तुनिष्ठ का मतलब यानी कि जो चीजें जैसी हैं उसको उसी रूप में वर्णन करना है, उसमें कुछ नहीं अपनी तरफ से मिलाना है, ठीक है? तो इस प्रकार से, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है, सामाजिक तथ्य माना जाएगा, ठीक है? बशर्ते कि उस विचार, अनुभव या क्रिया का वास्तविक रूप में निरीक्षण, परीक्षण हो सकता हो, ठीक है ना? यानी कि कोई भी व्यवहार, कोई भी अनुभव, कोई भी क्रिया को हम कब सामाजिक तथ्य मानेंगे? जबकि हम उसका निरीक्षण, परीक्षण कर लेंगे, है ना? और निरीक्षण, परीक्षण किसको कहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार से जब हम निरीक्षण, परीक्षण कर लेंगे तो वो जो है सामाजिक तथ्य माना जाएगा। अभी आएगा समझ में आगे और भी। इस रूप में ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना? सोच लो, समझ लो बिल्कुल ध्यान से। इस रूप में ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह वास्तविक निरीक्षण से परे है। आई बात समझ में ना? यानी कि ऐसी ही चीजों को सामाजिक तथ्य माना जाएगा जिनका कि निरीक्षण कर लिया जाए, जिनका कि परीक्षण कर लिया जाए, जिनका कि अध्ययन हो सके, है ना? और अगर हम कहें कि ईश्वर सामाजिक तथ्य है तो इन्होंने एकदम से स्पष्ट रूप से मना किया कि ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इसका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं वास्तविक रूप से। बहुत सारे विचार हैं, है ना, जिनको कि जो है हम अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतार सकते हैं ईश्वर से जुड़ी हुई चीजों को।
इस प्रकार मन ही मन सोचा गया कोई विचार भी सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। तुमने कोई विचार अपने मन में बना लिया, कोई विचार अपने मन में ले आए और तुम कहो ये सामाजिक तथ्य नहीं। जब तक कि हम किसी भी चीज को निरीक्षण, परीक्षण या वस्तुनिष्ठ अध्ययन के द्वारा उसको प्रमाणित ना कर लें, तब तक हम उसको सामाजिक तथ्य नहीं कहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि उसका बाह्य रूप प्रकट नहीं है। जो चीज हमें दिखेगी, जो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, उसी को सामाजिक तथ्य के रूप में अपनाएंगे ना। अब कोई चीज हमारे मन में है तो कैसे मान लेंगे कि सामाजिक तथ्य हो जाएगा? ठीक है ना? तो वो सामाजिक तथ्य नहीं है। कोई भी चीज जब हमें बाहरी रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, है ना, निरीक्षण करी हुई, परीक्षण की हुई, एकदम से जांची परखी हुई चीज, तो उसको हम सामाजिक तथ्य मानेंगे। यानी कि हमें बाहरी रूप से भी दिखना चाहिए ना कि क्या है, तो उसको सामाजिक तथ्य कहेंगे। सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी है। सामाजिक तथ्य में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों का समावेश होता है जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं। ठीक है ना? यानी कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? बाहरी होते हैं और जो अपने दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। बाहरी होते हैं और दबाव डालते हैं व्यक्ति पर कि तुम कंट्रोल में रहो। ठीक है ना? यानी कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं कि उससे इतर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? अभी समझाएंगे तुम्हें। यानी कि तो इसमें जो है दो चीजें निकल कर के आई, एक तो बाहरी और दूसरा दबाव भी होता है इसमें। ठीक है? तो ये इसकी डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। दुर्खाइम ने क्या सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है? वे वास्तविक हैं तथा व्यक्ति की इच्छा या चाह से मुक्त हैं। वे व्यक्तियों से बाहर हैं या उन पर दबाव डालने में समर्थ हैं। दूसरे शब्दों में उनकी प्रकृति दबावकारी या नियंत्रणकारी है। समाज में प्रचलित जनरीतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं, धर्म, सामाजिक नियम सभी सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं होती है सामाजिक तथ्य की, बाह्यता और बाध्यता। ये इसकी डेफिनेशन में भी आया है पीछे, जिसको मैंने टिक किया था, है ना? तो क्या है सामाजिक तथ्य? सामाजिक तथ्य हैं जिनसे हमारे ऊपर दबाव डलता है ना? और वो बाह्य होते हैं। जानकारी का अभाव होता है लेकिन उनका हमारे ऊपर एकदम प्रेशर पड़ता है, तो उनको हम सामाजिक तथ्य कहेंगे। जैसे देख लो, इसमें लिखा भी है, जैसे कि रूढ़ियां, प्रथाएं, धर्म को सामाजिक तथ्य कहा है क्योंकि हम उस धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, बंधे हुए हैं हम उससे। ठीक है? तो धर्म सामाजिक तथ्य है, रूढ़ियां सामाजिक तथ्य हैं, प्रथाएं सामाजिक तथ्य हैं, जनरीतियां, पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो सारी की सारी सामाजिक तथ्य हैं। ठीक है? तो दो विशेषताएं हो गई सामाजिक तथ्यों की, बाह्यता और बाध्यता। आइए देखते हैं। बाह्यता को देखते हैं। सामाजिक तथ्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें बाह्यता का गुण निहित होता है। बाह्यता का अर्थ यह है कि सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता। अगर कोई सामाजिक तथ्य एक बार बन गया या कोई आ गया सामाजिक तथ्य, तो ये नहीं कि उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो केवल एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा और वो उसी के अंडर में रहेगा। नहीं, वो पूरे के पूरे समाज में अपना प्रभाव डालता है। ठीक है ना? और वह इस अर्थ में कि इसे एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में अनुभव किया जा सकता है, अर्थात वैज्ञानिक का उससे कोई आंतरिक संबंध नहीं होता है और ना ही इस पर किसी भी व्यक्ति विशेष की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? तो बाह्य होते हैं सामाजिक तथ्य, व्यक्ति पर जो है लगातार प्रेशर डालते रहते हैं। ठीक है? अगला, बाध्यता। सामाजिक तथ्यों की दूसरी प्रमुख विशेषता बाध्यता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक तथ्य का व्यक्ति पर बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस पर सामाजिक तथ्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, और वह इस रूप में कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं होता, बल्कि इसमें अनेक सदस्यों का योगदान होता है। इसलिए ये अत्यंत
शक्तिशाली होते हैं और किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार या इनका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दुर्खीम का मत है कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं बल्कि उसके सोचने, विचारने आदि के तरीकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। आपके अनुसार सामाजिक तथ्य में बाध्यता अथवा दबाव डालना, यह गुण इस रूप में देखा जा सकता है कि ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति की अभिरुचि के अनुरूप नहीं बल्कि ये स्वयं व्यक्ति पर दबाव डालते हैं और उसके व्यवहार व अभिरुचियों तक को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो ये बाध्यता हो गई। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा जो है तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि जो है सामाजिक तथ्य किस प्रकार से कार्य करता है और ये दोनों विशेषताएं जब किस प्रकार से आएंगी। अब सपोज करो कि हम लोग कार से या बाइक से सड़क पर जा रहे हैं, है ना। तो सड़क पर जब कोई चौराहा आता है तो रेड लाइट आती है। ठीक है, अब हमें पता नहीं होता है कि रेड लाइट जो है कब रेड होने वाली है, कब ग्रीन होने वाली है, लेकिन वो जो रेड लाइट है उसका हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है ना, दबाव है कि नहीं। वो दबाव किस प्रकार से है? वो दबाव है बाह्य दबाव, बाहरी दबाव है। ठीक है, तो जब बाहरी दबाव होता है किसी भी चीज का तो हम उसको करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे ही रेड लाइट हुई, हमारे ब्रेक, बाइक हो या कार हो या साइकिल हो, कुछ भी हो, एकदम से लग जाते हैं। लग जाएंगे कि नहीं? तो यही सामाजिक तथ्य है, यही सोशल फैक्ट है जिसको करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है और वो बाहरी तौर पर प्रेशर डालता है। यानी कि बाह्य हो गया, रेड लाइट बाह्य हो गई, लेकिन उसका जो हमें पालन करना है तो वो क्या होगा, उसको करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। तो ये सोशल फैक्ट है, ये सामाजिक तथ्य है। ठीक है, तो जहां दोनों की दोनों विशेषताएं तुम लोग फिट कर लो तो वो जो है सारे के सारे सामाजिक तथ्य हो जाएंगे, सोशल फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा और अच्छा उदाहरण जो है नहीं हो सकता है। तो ये दोनों की दोनों चीजें समझ में आ गई, बाह्य किस प्रकार से और बाध्य किस प्रकार से। ठीक है, और जब हम किसी भी काम को करते हैं तो बाह्य रूप से हमारे ऊपर प्रेशर डलता है और फिर हम उसको जो है बाध्य होते हैं करने के लिए। तो यही सामाजिक तथ्य है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, यानी कि सामाजिक तथ्य के प्रकार। तो सामाजिक तथ्य जो है दुर्खीम ने 2 प्रकार से बताया है। 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं, एक तो सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट, और दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य यानी कि पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो ये नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होता है? कोई भी वह घटना जो समाज के विकास की किसी विशेष अवस्था से किसी विशेष अवस्था में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे हम सामान्य घटना कहते हैं। यानी कि कोई भी, या कुल मिलाकर के कहें कि जो समाज को व्यवस्थित या नियमित करने का जो कार्य किया जाता है वो सामान्य सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, और समाज में बहुत सारे नियम बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उनके तहत जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो जो है नॉर्मल सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत आता है। व्याधि के सामाजिक तथ्य क्या है? पैथोलॉजिकल, जो तथ्य समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न है, जो तथ्य समाज के मान्यता प्राप्त स्तर से भिन्न है उन्हीं को व्याधि की सामाजिक तथ्य कहा जाता है। यानी कि जो समाज के नियम बने हुए हैं, अगर हम उनसे इतर कोई काम करेंगे, उनसे बाहर जाकर कोई काम करेंगे तो वो क्या होगा? पैथोलॉजिकल हो जाएगा, यानी कि व्याधिकीय हो जाएगा। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत वाली चीज है। ठीक है ना, कहीं तुम जाते हो अपना टेस्ट वेस्ट कराने के लिए तो पैथोलॉजिकल लैब में जाते हो, है ना। क्यों जाते हो? क्योंकि डॉक्टर भेजता है कि जब वो डॉक्टर से कोई चीज सही नहीं हो रही होती है तो वो तुम्हारे चेकअप कराता है। और चेकअप कहाँ होता है? चेकअप होता है पैथोलॉजिकल लैब में, है ना। तो पैथोलॉजिकल जो लैब होती है वहां पर जाकर तुम्हारा सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद फिर जो है जांच परख करने के बाद बताया जाता है कि हाँ तुम्हें जो है ये बीमारी है। ठीक है ना, तो पैथोलॉजिकल का मतलब हो गया कुछ ना कुछ समाज में गड़बड़ है ना। इसीलिए इसको जो है, जो समाज के नियमों के विरुद्ध या समाज के नियमों के इधर उधर जाके काम करने को कोई भी चीज होगी तो उसको जो है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट या व्याधि के सामाजिक तथ्य कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये जो सामाजिक तथ्य है ये आपको समझ में आया होगा और दुर्खीम से रिलेटेड जो अगला वीडियो आएगा वो अगले टॉपिक पर आएगा।
और तुम्हें वैसे कोई भी दिक्कत, परेशानी या किसी टॉपिक पर भी अगर कोई समस्या हो रही हो, तो मुझे कमेंट करके भेज देना। तो मैं जो है उस टॉपिक पर या उस बिंदु पर वीडियो भेज दूँगा, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और ऐसे ही चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स।